कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बात चल रही थी आंग्रे हमारे नौसेना प्रमुख घराने के विषय में। मित्रों, परम पराक्रमी तुकोजी आंग्रे एक कर्नाटक के युद्ध में सन 1690 में मारे गए। उनका बेटा था जिसने आगे चल के इतिहास में अपना नाम अमर किया, कान्होजी तुकोजी आंग्रे। मित्रों, सन 1840 तक आंग्रे घराने की समुंदर में सत्ता लगातार बनी रही। लगातार 150 साल 1840 में अंग्रेजों ने जब दत्तक विधान का कायदा लागू किया और उसका प्रयोग करना शुरू किया, तो उसके बाद में एक एक करके हर हिंदुस्तान का एक इलाका इन्होंने निगलना चालू किया। मित्रों, तब आंग्रे घराने का वार्षिक उत्पन्न सालाना 4 लाख के आसपास था। हम समझ सकते हैं कि ये जो सारे गोरे इतिहासकार है ना, ये आंग्रे को समुंदर का सबसे बड़ा लुटेरा क्यों कहते हैं, अब हम समझ सकते हैं। भैया, आंग्रे ने आपसे टैक्स वसूला तो वो लुटेरा हो गया, और आप जो दुनिया में मार काट और लूट मचाते रहे, उसका क्या? उसके बारे में गलत नैरेटिव हमें सिखा देंगे। 1700 के पहले दहाई में एक अंग्रेज ने अपने रोजनिशी में डायरी में एक घटना लिखी है, बड़ी रोचक है मित्रों। अंग्रेज कान्होजी आंग्रे को हमेशा लुटेरा, पायरेट ही कहता रहा। वो लिखता है, इस सारे दरिया की लूट करने वाले सरदार की लालसा छूटे नहीं छूटती। विजय दुर्ग का सारा किला इसने हड़प किया। उसने सारे यूरोपियन व्यापारी को पश्चिम तट से खदेड़ दिया है। ये उद्दाम इंसान अब बंदरगाह और किला भी बांध रहा है। पिछले दिनों इन्होंने हमारा यानी अंग्रेजों का अरबी घोड़ों से भरा पूरा जहाज हमसे छीन लिया।
और इन्हीं घोड़ों से एक दल भी स्थापन इसने किया है जो दिन रात हमारे तट पे खड़ा रहता है, हमारे तट पे। हाँ, ध्यान दो भाषा को। यूरोपियन लोगों के खून से रंगे हाथ जिसके है, उसे सारे आजकल सलाम करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। ये हिंदुस्तानी समाज की अधोगति है। हिंदुस्तानी समाज की अधोगति क्यों है? कान्होजी आंग्रे को सलाम करते हैं क्योंकि कान्होजी आंग्रे लुटेरा और पायरेट है। नैरेटिव देखा आपने कैसे दिमाग में घुसाड़ा जाता है? आज भी वही चल रहा है। कान्होजी आंग्रे को सारा हिंदुस्तानी समाज अगर सलाम करता है, वो तो समाज की अधोगति है भाई। सारे के सारे लोग इस निष्ठुर, बेमुरव्वत और बेपरवाह इंसान को सम्मान देते देख मैं कष्टी हो रहा हूं। सही मायनों में पश्चिम तट पर सिर्फ और सिर्फ आंग्रे की चलती थी। इसने प्रूव कर दिया, ये गोरे ने। सारे पाश्चिमात्य, सारे अरब अब इसे आंग्रे को पैसे, टैक्स के पैसे दिए बिना आगे जा नहीं सकते थे। लगातार 150 साल ये गोरा जो लेखक है, इसका तिलमिलाना, इसका बौखलाना हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार 150 साल आंग्रे इनके सामने खड़े थे। इस परिस्थिति में भी विजयदुर्ग का घेरिया किला जितना अंग्रेजों के लिए उपयुक्त था। 26 दिसंबर 1715 26 दिसंबर 1715 में एक बून करके था, ये गवर्नर बन के मुंबई के तट पे उतरा। आते ही डॉक के वहीं जैसे उतरा, उसने सिंह गर्जना की कि हमारे पश्चिम तट पे जो भी हमारे अनिरुद्ध अनिर्बंध संचार के आड़े आएगा, मैं उसका विनाश करके रहूंगा। अगले 2 साल में बून ने मुंबई में 9 नए जहाज बंदर में खड़े कर दिए। उस जहाज पे 148 तोपें लगा ली, 1250 नौकर लगा लिए जो इन नावों को, जहाजों को चलाने वाले थे। 1250 की भर्ती कर दी। 4000 की नई यूरोपियन गोरी फौज भी इसने तैयार की। किसके लिए? विजयदुर्ग जीतने के लिए। दिन आया 17 अप्रैल 1717। ये बून विजयदुर्ग के किले के पास आ गया। भाई साहब, 148 में 120 तोपें नाकाम हुई और वो 2 दिन में ठंडी हुई, मात्र 2 दिन में। 4000 जो गोरे भेजे थे ना विजयदुर्ग में, 550 वही 2 दिन में लापता बताए गए। ये लिखा हुआ है, लापता है। जाहिर है बून मुंह की खाके मुंबई लौटा। और इसके बताते हैं 200 अंग्रेज भी मारे गए। 550 वो तो लापता हो गए, 340 जख्मी हो गए और 200 अंग्रेज गोरे मारे गए। इसे मित्रों पीटना कहते हैं, पीटना, घसीट के पीटना। 200 मरे, 550 लापता हो गए, 340 जख्मी हालत में वापस लौट आए भागते। लेकिन ये जो बून है ना, ये हार मानने वालों में से नहीं था। 1719 में फिर इसने शुरुआत की, फिर 2 नए जहाज लिए, नई फौज खड़ी करी और सर्वप्रथम इस नई फौज को इसने खांदेरी भेजा। रिजल्ट आपको पता था, सब शेल हार। फिर अपना मुंह खांदेरी में काला करके ये बून अपनी फौज, गोरी फौज के साथ मुंबई लौटा।
दो पराभव से वहां लंदन में राजा भी तिल मिला गया था। कंपनी ने इंग्लैंड के बौखलाए राजा से अतिरिक्त मदद मांगी। हाँ ना करते करते स्वयं एडमिरल मैथ्यूज सितंबर 1721 में मुंबई पहुंचा। पोर्तुगीज जो थे उनका साथ लेके इसने प्रथम अलीबाग के किले पर हमला किया। मैथ्यूज ने, रिजल्ट वही आया, मुंह की खाई, हार गया। मुंह काला करके मैथ्यूज मुंबई लौटा। मित्रों, कान्होजी आंग्रे अपने पूरे जीवन में अपराजित रहे हैं। कान्होजी आक्रांताओं से जीवन भर सतत युद्ध में फंसे रहे। उनका बेटा भी बड़ा पराक्रमी था। इनका 30 साल में यानी 1690 से 1725 तक भोसले खानदान आपस में लड़ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। और बाहर के जितने भी आक्रांता थे जो समुद्र मार्ग से भारत पहुंचे थे, कान्होजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मित्रों, वैसे ये सन 1700 में राजाराम महाराज की जो मौत हुई है, इसके बाद सारी समुंदर की पट्टी, जितनी भी पश्चिमी समुंदर की पट्टी ये थी, उसका यशस्वी संरक्षण आंग्रे घरानों ने किया है। झगड़ा तब उत्पन्न हुआ जब कान्होजी ने ताराबाई का पक्ष लिया। 1718 में जब शाहू महाराज की तरफ से बालाजी विश्वनाथ संधि वार्ता करने नीचे पहुंचा अंग्रेजी के पास, तो उसने कामयाबी निश्चित उसने हासिल कर ली। आंग्रे ने शाहू महाराज के सामने अपनी निष्ठा उनके प्रति समर्पित कर दी। बालाजी विश्वनाथ का ये सबसे बड़ा राजकीय विजय था कि आंग्रे कुटुंबियों को फिर स्वराज्य में लौट के ले आना। ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने के बाद भी अपने महत् प्रयासों से उन अनेक नाराज बटे हुए जितने भी हमारे धुरंधर पराक्रमी थे, उन सबको शाहू के पक्ष में लाने का काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। उनमें एक महान नाम है खंडो बल्लाळ। अब खंडो बल्लाळ ने ये खुद लिखा है, उसके हस्ताक्षर है। खंडो बल्लाळ लिखता है, सबसे बड़ा कर्ता ब्राह्मण ही पेशवाई पद के लिए योग्य है। सारा मंत्रिमंडल बालाजी ने बदल डाला है। ये खंडो बल्लाळ लिखते हैं। पुराने निष्ठावान को ससम्मान अधिकारी बालाजी ने बनाया था। राज्य कारभार सुचारू रूप से चलने के लिए हर गांव के स्तर पर भी बालाजी ने भारी बदलाव कर डाले थे। पुरानी सिस्टम को निकाल दिया था। वेरिंग स्टॉक वेरिंग एक लेखक है। इसका पूरा का पूरा राज्य कारभार का और महसूल का डिटेलिंग है। ये स्टॉक वेरिंग ने लिखा है क्योंकि ये पुणे में रहता था। जो भी उसने आंखों से देखा वो सब उसने लिखा है। वो तो कहते हैं कि वो तो दफ्तर जाके बैठा था अपनी पुस्तक के लिए। मित्रों, ये है पश्चिम महाराष्ट्र के परिस्थिति की असली कहानी, जो मैं 3 एपिसोड से आपको बता रहा हूं। 1700 से 1718 तक, ये 18 साल। लेकिन संपूर्ण मुगल साम्राज्य के भी वहां ऊपर टुकड़े पड़ गए थे। ये तथाकथित मुगल साम्राज्य है ना, इसकी स्थिति भयंकर हो गई थी, नंगी कर दी थी पूरी इन लोगों ने। जैसे हमने लास्ट 2 एपिसोड से पहले बताया था कि बालाजी ने मराठी शाही का सन 1689 से 1713 तक चला जो व्यवहार है ना, उसका पूरा तरीका
उसकी सोच सारी बालाजी विश्वनाथ ने बदल डाली थी। औरंगा के दक्षिण के मोहन में जितनी भी औरंगा दखल में शामिल हुआ, तो औरंगा ने देखा, उसने भी अनेक तरह के बदलाव अपनी राज्य नीति में कर डाले। ईरान के शिया अशराफ और ये तुर्की, तुर्रानी, उज़्बेक, अफगान, ये पहले तो सारे सुन्नी थे, मात्र ईरान से जो आए थे और कुछ तुर्कस्तान के भी थे, ये शिया अशराफ थे। अब औरंगा ने 1690 के बाद में इन तुर्रानी लोगों की भर्ती शुरू की, तो उससे हुआ यूं कि दिल्ली में बैठे जो शिया अशराफ थे ना, वो भी परेशान हो गए। ये शिराजी, किरमानी, शेरवानी, ये जितने भी ईरान के गांव के नाम लगाते हैं वो ये शिया, ये कहते हैं पूरे उत्तर हिंदुस्तान में इनका फैलाव था, ये तो हम जानते हैं। अब पठानियों के साथ रोहिला वीला उनका तो मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया, लेकिन इन तुर्रानियों का विशेष विरोध किसने किया है? तो इन अशराफियों ने किया है। अब हुआ यूं कि सत्ता में जो नंगी सत्ता मुगल साम्राज्य को छिन्न विछिन्न कर दिया था, पठानों ने भी अपना अलग खेमा तैयार कर दिया था। एक तरफ तुर्रानी थे, सुन्नी थे, एक तरफ शिया थे, और उसमें भी शिया सुन्नी तो थे ही, पठानों ने अपना अलग खेमा तैयार किया था। अब फौज में पठानों की संख्या ज्यादा थी। अफगान जहां जाते थे, अफगान अभी वहीं बसने लगे। मैंने तो वो सैफ अली खानदान का इतिहास आपको बताया है। वो घोर वामपंथी शातिर लेखक जावेद अख्तर, उसके पुरखे, चल गाली नहीं देते हैं, लेकिन उसके पुरखे भी अफगान सैनिक ही थे जो भाड़े पे अफगानिस्तान के बाहर नौकरी करने आए थे। ये उत्तर प्रदेश का बरेली गांव अली मोहम्मद खान ने जो बसाया है, ये भी अफगानी था। फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बंगस, ये भी अफगानी था। वैसे तो रोहिला भी अफगानी ही थे। अकेले शाहजहां को अगर छोड़ दे तो अफगानी ने हमेशा अपने बगावती तेवर सुन्नी के विरुद्ध दिखाए हैं। सिर्फ शाहजहां को अगर छोड़ दे आप। औरंगजेब जब दक्कन गया था, उसके जाने के बाद ये पठानों ने उत्तर भारत में अपना असर फिर से उठाया है। 12 में ये सैयद को हिंदुस्तानी ही बुलाने लगे थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये अफगान नहीं कहते, ये पठान नहीं कहते थे। ये 12 भी उत्तर प्रदेश का ये गांव है, हम सब जानते हैं। तो ये 12 के जो सैयद थे, ये 1000 साल के बाद भी सब मिश्र वंश के बन गए थे। सब वैसे तो डीएनए हिंदुस्तानी आपके, तो ये धर्मांतरित हिंदू भी, ये मेरे ख्याल से राजपूत या जाट या पंजाबी हिंदू ही थे, लेकिन मुसलमान के तौर पे उन्होंने अपने क्या कहते हैं उसे, उन्होंने अपनी जो एक खेमा बनाया था, जात बनाई थी, जमात बनाई थी। ये अपनी जमात का रुतबा अब उत्तर भारत में बढ़ाने लगे थे। औरंगजेब के आप देखोगे आखिरी दिनों में या उसके बाद फर्रुखसियार जो आया था, टोटल 12 चिरकुट सुल्तान बने हैं मुगल साम्राज्य में, है ना, मुगल साम्राज्य कहते हैं उसे। ये 12 चिरकुट शहजादे जो सुल्तान बने ना, ये दरबार में जो घूम रहे थे, अय्याशी करते, ये पठान, ये शिया, ये सुन्नी, तुर्रानी, ईरानी, बेईमानी, सब
ये जितने भी उनके कबीले थे, जमातें थी ना, वो उनको अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाने लगे थे। आज मैं बताऊंगा एक राजा सभाचंद खत्री नाम के शख्स के बारे में। ये सभाचंद खत्री जुल्फिकार खान, जो मैंने आपको बताया था ना, उसके ऑफिस में ये कारकुन था। जुल्फिकार वजीर बना तो ये सभाचंद भी दीवान बन गया। अब इस दीवान के दीवानी आम में दिल्ली की जो लॉबिंग है ना अशराफियों की, सब के सब इस सभाचंद के शत्रु बन गए। अब हुआ यूं, इस घमासान में जहांगीर और फर्रुखसियार की आगरा में जो लड़ाई हुई है, फर्रुखसियार तो राजा था, सुल्तान बन गया था ना, जहांगीर और फर्रुखसियार, उनके बीच में आगरा में लड़ाई हो गई। इसमें सैयद बंधु की जीत हो गई। अब सैयद बंधु की जीत हो गई तो इस लड़ाई में जो शामिल था सभाचंद, उसको अब्दुल्ला ने उठा लिया। सभाचंद कैद हो गया। सभाचंद कैद होने के बाद अब्दुल्ला उसके घर भी गया, पूरा घर बार उसने लूट लिया। जुल्फिकार उसके बाद आसद खान का वध करने के बाद सभाचंद की जिह्वा को काटा गया। जिह्वा को काटने के बाद कुछ दिन बाद 1713 में सभाचंद का शिरच्छेद कर दिया। प्रचंड भय के कारण घर वालों को सारा परिवार सुन्नी बना के दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली में तो शिया अशराफ थे। अब शिया अशराफों ने उसके पूरे परिवार को पुनः शिया बनाया है, पूरे परिवार को। इस बड़े औहदे वाले अधिकारी का संभवतः ये पहली बार हुआ था कि ये सुन्नी से शिया उसको बना गया था। ये मानसिकता थी दोनों समुदाय में, जो ये घृणा है ना, शिया और सुन्नी इसका ये उत्तम उदाहरण है। शाहू का बचपन हम जानते हैं, मूलों के घर में शाहू ने गुजारा था, अपितु उसका पूरा का पूरा उसका लक्ष्य मुगल दरबार की परिस्थिति पर लगातार बना रहा था। और अब 1750 तक, यानी शाहू महाराज के मरने तक, उसका मूलों से संबंध भी काफी मधुर था। औरंगजेब का एक पुत्र था बहादुर शाह, जो फरवरी 1712 में लाहौर में जो मारा गया है। तो उसके जो लड़के हैं, जाहिर है वो भी सत्ता के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उसमें उन सभी लड़कों में घमासान छिड़ गया। जो सबसे बड़ा था वो जहांगीर था, वो सुल्तान बना। 1 साल के अंदर फर्रुखसियार ने सैयद बंधु को साथ लिया, जहांगीर को मार डाला, और जनवरी 1713 में फर्रुखसियार फिर बादशाह बन गया। ये फर्रुखसियार 13 से 1719 तक सुल्तान बना रहा। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा दक्षिण भारत में उसने जो 6 सूबे तैयार किए थे, ये पूरे के पूरे 6 सूबे का मुख्य सूबेदार मराठों को बनाया था, जो छत्रपति संभाजीनगर, आज का पूर्वाश्रम का औरंगाबाद जो है, बस उसको बनाया गया था। वो वहां औरंगाबाद में बैठा था, पूर्वाश्रम के। इसका 6 सूबे का सबसे आखिरी सूबेदार था निजामुल मुल्क। ये 1720 से 1722 तक सूबेदार रहा, और सभी 5 सूबेदारों में से बालाजी विश्वनाथ का संबंध आया हुआ है। पूरे के पूरे जितने भी मुगल सल्तनत के सूबेदार थे, सबका आमना सामना बालाजी विश्वनाथ से हुआ है। निजामुल मुल्क जैसे काल नेमी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि ये पहला निजाम भी है, क्योंकि इसने और आगे चल के इसके वंशजों ने
पूरे पूरे हिंदुस्तान, पूरे मराठी शाही काफी सारा नुकसान किया है। जानते हैं कल। वंदे मातरम।